मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सारणिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है सारणिक के व्यू से। तो इसमें जो है हम लोग सारणिक के गुण के बारे में समझेंगे। तो सारणिक के जो महत्वपूर्ण गुण है उसका फायदा यही होता है कि जब हम किसी सवाल को बनाते हैं तो वह लॉन्ग प्रोसेस से थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस हो जाता है, उसे सॉल्व करने में उसको आसानी होती है। यानी हम लोग किसी के गुण को जान करके यह पता कर सकते हैं कि वह उसका रिजल्ट कैसा आ सकता है। दैट मीन्स मान लिया जाए कोई विद्यार्थी अपने पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और उसका बोर्ड का एग्जामिनेशन है, लगातार आप उसको खेलते धूपते हुए देखते हो, आप क्या अंदाज लगाओगे? आप ये अंदाज लगाओगे कि यह लड़का चूंकि ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पर, तो इसीलिए हो सकता है इसका मार्क्स जो है कम आए। ये आप अंदाज लगा सकते हो उसके गुण को देखते हुए। जस्ट लाइक यहाँ पर भी कुछ सारणिक के ऐसे गुण होते हैं जिसका गुण को हम लोग जान करके उसके रिजल्ट के बारे में पता कर सकते हैं। रिजल्ट का मतलब है सारणिक के मान के बारे में हम ये पता कर सकते हैं कि उस सारणिक का फाइनली रिजल्ट क्या हो सकता है। बस हमको गुण उसका ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग सारणिक के गुण पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हमने पिछले क्लास में सारणिक का मान प्राप्त कैसे किया जाता है, सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, उस पर हमने डिस्कस किया था। अच्छा मेथड से आप लोगों को सारणिक का मान निकालने के लिए बताया था और उस पर आप लोगों को कुछ वर्क्स भी दिया गया था और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने वर्क्स को पूरा कर लिया है। खैर, चलते हैं हम लोग आज की क्लास पर। तो आज हम लोग सारणिक के गुण पढ़ने वाले हैं। इसमें हम दो गुण पहले से लिख रखे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। सारणिक का पहला गुण है, यदि किसी सारणिक के किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत सदस्य समान हो। दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या होना चाहिए? पूरा तरह से समान होना चाहिए। संगत यानी आमने सामने वाला समान होना चाहिए, तो उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे पहला एग्जांपल लिए हैं, देखो एबीसी यहां भी है, एबीसी यहां है, ये पहला कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, तो तीनों क्या है? बराबर है, तो इसका मान क्या होगा? शून्य होगा। तो डायरेक्टली आप याद रखिएगा, दो गो यदि समान है तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। अब देखिए, मान लिया जाए यहां पर एक शब्द यूज किया गया है संगत, इसको समझने वाला बात है। मान लिया जाए ऊपर पर सी होता और नीचे में बी रहता, तो यहां भी पहला पंक्ति में एबीसी है और तीसरा में भी एबीसी है, लेकिन यहां वर्ड क्या यूज किया गया? संगत। संगत होना चाहिए तभी जीरो होगा। यहाँ बी यहां पर बीच में है, लेकिन यहां बीच में क्या है? सी है। तो क्या ये दोनों संगत रूप से बराबर है? संगत रूप से बराबर नहीं है। इसमें संगत रूप से बराबर होना चाहिए, तभी उसका मान शून्य होगा। ये चीज आप ध्यान रखना सवाल जब भी बनाओगे। तो खैर एबीसी, एबीसी हमने कर दिया, तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम समान है, इसलिए इसका रिजल्ट 0 होगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा चलते हैं। देखो इसमें एबीसी है, पहला पंक्ति में, पहला रो में, दूसरा रो में एक्स वाई जेड, तीसरा रो में भी एक्स वाई जेड। तो दूसरा रो और तीसरा रो आपस में क्या है? समान है, तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। वजह क्या लिखेंगे? रो 2 बराबर रो 3। दूसरा रो और तीसरा रो समान है, इसलिए उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। तो यह था सारणिक का पहला गुण। समझ में आ गया आप लोगों को? चलते हैं सारणिक के दूसरे गुण पर। ये दूसरे साइड हमने लिखा है, पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है? यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं रो और स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। पंक्ति को अंग्रेजी में रो, शॉर्ट नेम आर बोल सकते हो, और स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम, शॉर्ट नेम सी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक सदस्य शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है।
मतलब क्या कि किसी एक अथी में आप एंट्री कीजिए, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ को अच्छे से देखो। जैसे देखो इसमें पहला स्तंभ 0 0 0, पहला कॉलम 0 है ना, बाकी कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। पहला कॉलम का प्रत्येक सदस्य शून्य है, इसीलिए उसका रिजल्ट शून्य। वजह दे देंगे यहाँ, चूंकि कॉलम 1 बराबर शून्य। ठीक है। दूसरे में देखो PQR 0 0 0 XYZ, तो 0 0 0 ये दूसरे रो में, दूसरे पंक्ति में प्रत्येक सदस्य शून्य है, इसलिए इसका मान शून्य। वजह देंगे R2 बराबर 0। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, ध्यान से समझिएगा, आज मैं सिर्फ प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा, यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्तियां स्तंभ के संगत सदस्य समानुपाती हो तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। यहां शब्द क्या आया है? दो पंक्ति या स्तंभ के संगत सदस्य समानुपाती होना चाहिए। देखो मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर 8 10 18 5 9 7 12 15 24। ठीक है। इसमें देखो इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली शून्य लिखेंगे। काहे भाई शून्य है? देखो पहला और तीसरा पंक्ति को देखो जरा सा गौर से। पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति, उसके संगत सदस्य को लेते हैं, उसका अनुपात निकालते हैं। यहाँ पर शब्द यूज हुआ है समानुपाती, यानी अनुपात समान होना चाहिए। 8 और 12 है, 8/12। 10 और 15 है, 10/15। 18 और 24 है, 18/24। देखो इसको कटाते हैं। ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये हो गया 18 और 24, 6 तिया 18, 6 चौके 24। यहाँ पर हाँ ये 27 लिखते हैं। हाँ तो देखो 8 10 18 5 9 7 12 15 और 27 है। इसका मान क्या होगा? इसका मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? इसमें हम लोग पहला और तीसरा पंक्ति को चुनते हैं। पहला और तीसरा, यहाँ पर एक शब्द क्या यूज हुआ है? समानुपाती। क्या अनुपाती? समान अनुपाती। अनुपात समान होना चाहिए। तो 8 और 12 संगत वाला अनुपात लो भाई। 8 12, 10 15, 18 और 27। ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। देखो अनुपात देखो, 2/3, 2/3, 2/3। देख रहे हो ना? सबका मान क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है। इसका मतलब 2 अनुपात 3 आ रहा है। तो अनुपात समान हुआ कि नहीं? तो अनुपात यदि समान हो, यानी किसी दो पंक्ति या दो कॉलम का अनुपात समान हो, तो उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इस वजह से हम शून्य लिखे। ये एक्सप्लेन करने का, ये लिखने का जरूरत नहीं है। ये आपको हम समझाने के लिए चीज लिखे, बल्कि इसके बदला में आपको ब्रैकेट में यहाँ पर
ये लिखना है इसका वजह में, चूंकि रो 1 और रो 3 यानी पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति समानुपाती है। समझ गया? जस्ट लाइक उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरा, पहला 6, 9, 15, 10, 15, 25, 7, 9, 13, जैसे ये वाला है। अब देखो इसमें इसका मान भी 0 होगा। बजाय आप देखो पहला बटे दूसरा करो, ये हो गया 6/10, यहाँ 9/15, 15/25, 5 तिया 15, 25 25, 3 तिया 9, 3 5 15, 2 तिया 6, 2 5 10, 3 5, 3 5, 3 5। समान आ रहा है ना? तो ये समान आने के वजह से इसका मान 0 होगा। तो कौन कौन सा इसमें देखो, इसमें पहला और दूसरा, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति, इसमें पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति, ये रो नहीं था, ऊपर वाला कॉलम था। हाँ, तो ये वाला जो है नीचे वाला कौन है, चूंकि R1 एवं R3 समानुपाती है। समझ गया बाजा? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। चौथा नंबर, किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान तथा उसके परिवर्त के सारणिक का मान समान होता है। ठीक है, इसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान तथा उसके परिवर्त के सारणिक का मान समान होता है। अर्थात यदि हम लोग कोई सारणिक, कोई आव्यूह ए लें, उसका सारणिक निकालें और उसका डैश का सारणिक निकालें, तो दोनों मान क्या होगा, समान होगा। ये हुआ इसका मतलब। अब देखो इसका एग्जाम्पल्स कैसे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, ABCD, ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, एक सारणिक दिया गया है 2x2 ऑर्डर का। तो परिवर्त का क्या मतलब है, आप लोग को ध्यान होगा, आव्यूह चैप्टर में आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। परिवर्त मतलब परिवर्तन, परिवर्त मतलब परिवर्तन यानी पलटना, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ में डाल दो, पहला स्तंभ है तो उसको पहला पंक्ति में डाल दो, दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ में डाल दो, या दूसरा स्तंभ है तो उसको दूसरा पंक्ति में डाल दो। ये होता है आपका परिवर्त। तो इसको, इसका जो भी रिजल्ट होगा, मान लिया जाए इसका रिजल्ट क्या आता है, डेल्टा आता है। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है, डेल्टा आता है। तो इसको हम लोग परिवर्त करते हैं, परिवर्त के रूप में लेने पर, परिवर्त के रूप में लेने पर, तो देखो पहला पंक्ति में क्या है, AC है तो उसको पहला स्तंभ में डाल दो, दूसरा पंक्ति में BD है तो ये डाल दो, इसका मान भी क्या होगा, डेल्टा होगा। इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान में रहेगा ये चीज। चलिए, ये था चौथा नंबर प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए, किसी सारणिक के किसी दो पंक्ति या स्तंभ के सदस्यों को एक दूसरे के स्थान पर लेने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। ये समझ में आया बात? क्या कहता है इसमें, एक पंक्ति को दूसरे स्थान पर, दूसरे पंक्ति को पहले स्थान पर दे देना। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आप एक खेल खेलते हो कोना कोनी, याद होगा? तो उसमें क्या होता है, एक आदमी इस कोने में रहता है, एक आदमी दूसरे कोने में रहता है। तो क्या करता है, एक दूसरे पर चेंज करता है, वो भाग करके उसके कोना में जाता है और वह आदमी जो है इसके कोना में आता है, एक दूसरे के कोना में जाता है। हाँ, हालांकि यह बात अलग है, बात बेईमानी पर उतर जाए तो आप उसके कोना में जाना चाहिएगा तो दूसरा आदमी आपके कोना में आ जाएगा, तो वो चीज अलग है। बट यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के स्थान पर आना, एक दूसरे के स्थान पर आना। तो इस तरह का यदि यथी होता है कि हम आपके जगह पर चले जाते हैं, आप मेरे जगह पर चले जाओ, हम आपका सवाल बता देते हैं, आप मेरा सवाल बता दो, एक दूसरे का काम करना, एक दूसरे के स्थान पर जाना। तो इस तरह से यदि सारणी के अंदर होता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस सिर्फ एक परिवर्तन कि उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। मतलब क्या है ये समझो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं ABC PQR XYZ। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ तो मान निकलेगा, मान लिया जाए इसका मान डेल्टा निकलेगा। जनरली इसके मान को डेल्टा से ही सूचित करते हैं, तो मान लिया जाए इसका मान डेल्टा निकला। तो इसमें हम करते क्या है, पहला कॉलम को तीसरा पर ले आते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, कॉलम 1 ये हो गया, दोनों तरफ तीर देंगे कॉलम 3। इसका मतलब है कॉलम 1 3 के जगह पर और 3 1 के जगह पर। तो देखो कॉलम 1 में है ABC और यहाँ है XYZ। तो XYZ यहाँ, ABC यहाँ, बीच में जो है वो वही रहेगा, एक दूसरे के स्थान पर आ गया। तो क्या कहता है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी पहले भी डेल्टा था, अब भी डेल्टा होगा, बस चिन्ह विपरीत हो जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत, यानी ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, निगेटिव। ये ध्यान रखना है। सेम वही चीज यदि रो में भी करते, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मान लिया जाए यही काम आप रो में भी करते हैं। LMNPQR XYZ, मान लिया जाए इसका मान डेल्टा है। हम ऐसा करते हैं, रो 2 को रो 3 से रिप्लेस करते हैं। अब हम दूसरा और तीसरा में रिप्लेस कर रहे हैं, तो दूसरा और तीसरा में रिप्लेस करेंगे
तो दूसरा रो में देखो क्या है एम क्यू वाई और तीसरा रो में है एन आर जेड, ये दोनों एक दूसरे की जगह पर चला जाएगा, यानी एल पी एक्स, इसमें कोई अथी नहीं। दूसरा रो चला जाएगा नीचे, एम क्यू वाई नीचे चला जाएगा और नीचे एन आर जेड। तो ऐसा करने से इसका जो मान है वो वही रहेगा, बस चिन्ह विपरीत हो जाएगा। समझ में आया ये बात? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। रूल नंबर 6, किसी सारणिक के सदस्यों को स्तंभ या पंक्ति के रूप में, स्तंभ या पंक्ति के रूप में, स्तंभ या पंक्ति के रूप में चक्रीय क्रम में लिखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, कौन सा शब्द यहां यूज हुआ है भाई? चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम थोड़ा सा अलग है, जैसे आपको इससे पहले बताए थे, एक आदमी दूसरे स्थान पर चला जाएगा और दूसरा आदमी उसके स्थान, मतलब दोनों एक दूसरे के स्थान पर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका, इससे पिछला जो बताए थे सिस्टम कि उसको बोलेंगे इंटरचेंज, एक दूसरे के स्थान पर चला जाना। लेकिन इसमें क्या होता है, चक्रीय क्रम एक साइकिल के तरह होता है। चक्रीय क्रम क्या होता है? एक साइकिल के तरह होता है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लिया जाए आप टिकट काउंटर पर एक लाइन में लगे हुए हो। क्या लगे हुए हो? लाइन में लगे हुए हो। या अभी कोरोना का समय चल रहा है तो उस समय भी आप क्या करते हो, एक लाइन में, कहीं भी सामान लेने जाते हो तो एक लाइन में लगते हो। तो पहला आदमी सामान लेता है, तो सामान लेकर के वो निकलता है, तो क्या करोगे आप उसके स्थान पर जाओगे। फिर आपके पीछे जो रहेगा वो आपके स्थान पर आएगा, फिर उसके पीछे जो रहेगा उसके स्थान पर आएगा। यह आदमी जो है सामान लेकर के निकल गया। अब क्या करेगा, मान लिया जाए इस आदमी को थोड़ा दूर गया, अब इस आदमी को फिर से सामान, एक और सामान लेना है, तो क्या वह वहां आकर के लगेगा? वह पीछे से लाइन लगेगा, वह आदमी फिर से पीछे से लाइन लगेगा। तो इसका मतलब है पहला जो निकलेगा वह पीछे के तरफ जाएगा और उसके बाद आपके जो पीछे है वह आपके स्थान पर आएगा। आप थोड़ा आगे आइएगा और जो आपके स्थान पर आएगा उसके स्थान पर भी कोई आदमी आएगा। मतलब क्या कि हर एक आदमी यहाँ पर दूसरे के स्थान पर जाता है। तो ये क्रम आपका क्या कहलाता है? चक्रीय क्रम कहलाता है। तो इस तरह का यदि चक्रीय क्रम आपको सारणिक के अंदर होता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं ABC PQR XYZ, मान लिया जाए इसका मान डेल्टा है। इसको चक्रीय क्रम में लिखते हैं। तो चक्रीय क्रम में क्या करें, मान लिया जाए यह सामान लेने के लिए काउंटर पर खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ABC सामान लेने के लिए काउंटर पर खड़ा है। तो सामान यह ले लिया तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, तो इसका स्थान खाली। चलो इसके स्थान पर हम लोग किसको डाल दिए? PQR सामान ले लिया। PQR जो है इसके स्थान पर आ गया। PQR का खाली हो गया तो यह लाइन में लगा हुआ है तो यह यहाँ चला जाएगा, यानी XY
जेड। अब क्या बचा, ए बी सी। तो यह अब पीछे से फिर से नंबर लगेगा बराबर डेल्टा। ठीक है, एक बार और चक्र घुमाते हैं, एक बार और चक्र घुमाते हैं, मतलब मान लिया जाए कि इस बार ये सामान, ये लाइन लगा हुआ है, इसको यह काउंटर पर खड़ा, ये सामान ले लिया पी क्यू आर, तो एक्स वाई जेड आगे आएगा। फिर एक्स वाई जेड ले लिया तो एक्स वाई जेड के जस्ट बाद नंबर लगा हुआ है ए बी सी आएगा। और इसको यदि सामान लेना होगा तो फिर से यह कहां पर जाएगा, पीछे जाएगा। इसका ऐसा लिखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो हम लोग चक्रीय क्रम लिखे, यह चक्रीय क्रम स्तंभ का चक्रीय क्रम था, तो यहाँ पर कुछ विशेष लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। या यहाँ पर आप लिख सकते हैं चक्रीय क्रम में लिखने पर, चक्रीय क्रम में लिखने पर, ये भी आप वही किए हैं, चक्रीय क्रम में लिखने पर ये सब यूज आप कर सकते हो। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 6। जस्ट लाइक जैसे हम लोग एग्जांपल लिए, ये पहला एग्जांपल था, ये कॉलम को हम लोग अथी किए थे, कॉलम को चक्रीय क्रम में लिखे। जस्ट यही चीज हम लोगों को रो के रूप में रहता है। यहाँ पर एग्जांपल एक और ले रहे हैं, एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये जैसे रहता है, इसका मान लिया जाए, इसका मान क्या है, डेल्टा है। नीचे वाला इसको मिटा रहे हैं जगह कम होने के कारण। अब इसको हम ही करते हैं, ये चक्रीय क्रम में लेते हैं, लिख देते हैं चक्रीय क्रम में लिखने पर। चलो देखो, इस बार हम लोग चक्रीय क्रम जो ले रहे हैं वो इस बार रो का ले रहे हैं। पहला रो में एल एम एन है, मतलब समझ लो इधर काउंटर है, यहाँ पर एल एम एन नंबर लगाया हुआ है सामान लेने के लिए। तो एल एम एन सामान ले लिया तो इसका जगह ही चला जाएगा, तो इसका जगह पर अगला नंबर है पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर, राइट। फिर पी क्यू आर बीच से खाली होकर के यहाँ गया, तो इसके स्थान पर एक्स वाई जेड, और यह नंबर सबसे लास्ट आ जाएगा। एक बार फिर से लिखते हैं, फिर से पुनः चक्रीय क्रम में लिखने पर क्या होगा, पी क्यू आर काउंटर पर है, पी क्यू आर हटेगा, एक्स वाई जेड उसका स्थान लिया, एक्स वाई जेड अपना स्थान छोड़ा तो उसका स्थान एल एम एन लेगा, एल एम एन अपना स्थान छोड़ा तो उसका स्थान पी क्यू आर लेगा, इसका मान भी डेल्टा ही होगा। समझ में आया? तो जितना भी हम रूल और रेगुलेशन आप लोगों को बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सवाल बताएंगे तो वहां पर ये सब प्रॉपर्टी यूज होगा, तो इसलिए इसको प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि प्रॉपर्टी नंबर 7। लिखिए, किसी विकर्ण आव्यूह के सारणिक का मान, किसी विकर्ण आव्यूह के सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण सदस्य के गुणनफल के बराबर होता है। हालांकि प्रॉपर्टीज में इन सब चीजों का जिक्र नहीं रहता है, लेकिन
इसलिए लिखा रहे हैं ताकि किसी सवाल को आप आसानी से बना सको। यह भी उसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है, लेकिन मैक्सिमम बुक इसको जिक्र नहीं करता। ध्यान रखिएगा कैसे इस पर वर्क करना है। आप लोगों को आप लोगों को विकर्णाभ्युत तो जरूर ध्यान होगा। विकर्णाभ्युत में क्या बताए थे कि मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे सदस्य शून्य होते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण में कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुख्य विकर्ण में शून्य हो या कुछ भी हो, लेकिन मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब सदस्य शून्य होना चाहिए। मुख्य विकर्ण कहते किसको है? बाएं ऊपरी छोर से दाएं के निचली छोर, दाएं का जो निचला छोर होता है दाएं सिरे का, और बाएं सिरे का ऊपरी छोर, इस दोनों मिलाने से या इस दोनों के बीच जो सदस्य रहता है वही हमारा मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो यही कहता है किसी विकर्णाभ्युत के सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण सदस्य के गुणनफल के बराबर होता है। देखो एग्जांपल से करते हैं इसको क्लियर। जैसे हम लेते हैं A0 0 0 B0 0 0 C। अब इसका मान क्या निकालना? तो मान आप तो 6 विधि से कर सीख ही चुके हो निकालने के लिए, है ना, 3 पंक्ति से और 3 स्तंभ से। तो इसलिए इसका मान यदि पूछे तो 6 में से कोई भी निकाल सकते हैं, बट अभी जो हम प्रॉपर्टी बताए देखते हैं उसको फॉलो करता है कि नहीं। ये देखो ABC मुख्य विकर्ण ही है, बाकी सब सदस्य 0 है, तो इसका मतलब यह विकर्णाभ्युत है। तो विकर्णाभ्युत है तो इसके विकर्ण सदस्य को गुना कर दीजिए, यानी इसका मान हो जाएगा ABC। याद रहेगा? चलिए आज इतना ही प्रॉपर्टी रहने देते हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रॉपर्टी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिलहाल आप लोगों को पिछला सारणिक चैप्टर में एक वर्क दिया गया था, आज भी हम 2 वर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग पूरा करके आइएगा। वर्क मान निकालें 2 5 -4 6 8 10 3 -3 2 8। ठीक है, ये मान निकालना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसको 6 विधि से आपको बनाना है। कितने विधि से? 6 विधि से। दूसरा है 3 - 2 8 -4 5 -3 6 2 -8। इसको भी 6 विधि से बनाना है, ठीक है। बनाने के लिए जो नहीं जानते हैं वह पहला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसमें कैसे बनाया जाता है वहां पर हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आज हमने 7 प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया, बाकी प्रॉपर्टी जो भी बचा हुआ है इसका उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आप लोगों को जो वर्क दिया गया उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।